हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ पहले अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में जनरली हम लाइव आते रहते हैं, जो आपके BE LLB के एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, तो आप हमारे लॉ विद ट्विंस इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर लें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी लॉ विद ट्विंस है, यहाँ जाकर भी आप हमें सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को हमें फॉलो कर लें। और अगर आप हमें कुछ वॉलंटरली अपनी मर्जी से फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल होती हैं, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के, अगर आपको एग्ज़ाम में पास करने में हेल्प करती हैं तो आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर हमने यहाँ लिख दिया है। और हमारा नया ब्लॉगिंग चैनल भी हमने बनाया है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस। प्लीज़ इस चैनल को भी प्यार दें अपना, इसको भी सब्सक्राइब करें, इसमें हम डेली लाइफ के ब्लॉग डालते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज मैं अपना टॉपिक सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगा। जो भी आपको बताऊँगा आप सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो गाइज अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो गाइज हम ऐसा लिखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टर्म्स हैं ये कहीं भी डिफाइन नहीं की हुई है। ना तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे कोई आर्टिकल है जो इसको डिफाइन करता हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, ना ही कोई अन्य लॉ हैं जैसे कि स्टैट्यूटरी लॉ होते हैं जो कि पार्लियामेंट ने पास किए हुए हैं, उनके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टर्म को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अंडर द एनी अदर लॉ। पर अगर बात की जाए कुछ आर्टिकल की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल की, जैसे कि आर्टिकल 136 है या फिर 227 है या फिर 323B है, तो ये तीनों आर्टिकल जो है ना, इन आर्टिकल्स में जो टर्म ट्रिब्यूनल है इसको यूज़ किया गया है। तीनों आर्टिकल में टर्म ट्रिब्यूनल को यूज़ किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को यूज़ नहीं किया गया टर्म्स को, पर टर्म ट्रिब्यूनल को यूज़ किया गया है इन तीनों आर्टिकल में। आर्टिकल 136 जो है ये स्पेशल लीव पेटिशन से डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो है आर्टिकल 227 ये जो है वो हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन से डील करता है, सुपरवाइजरी पावर से डील करता है। और 323B जो है वो भी ट्रिब्यूनल से डील करता है मतलब। और इनमें ट्रिब्यूनल वर्ड को यूज़ किया गया है, कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं किया गया पर यूज़ किया गया है। वैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 323A की, तो जो ये आर्टिकल है इसमें तो इवन पूरी टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को यूज़ किया गया है। डिफाइन यहाँ भी नहीं किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, पर टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को यूज़ किया गया है अगर आप आर्टिकल को देखते हो तो अगर इन आर्टिकल की हम डेफिनेशन को पढ़ें, इनको पढ़ें, तो यहाँ से पढ़कर हम ये अनुमान लगा सकते हैं, प्रिजम्पशन लगा सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि जो ट्रिब्यूनल है ये कहीं ना कहीं कोर्ट के समान होते हैं। जो ये ट्रिब्यूनल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये कोर्ट के जैसे ही काम करते हैं, कोर्ट के इक्विवेलेंट ही काम करते हैं। जैसे कि कोर्ट क्या काम करता है, कोर्ट का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, केसेस को डिसाइड करना, डिसीजन देना, एडजुडिकेटरी फंक्शन को निभाना, कोई डिस्प्यूट है उसको सोल्व आउट करना और डिसीजन देना। वैसे जो ट्रिब्यूनल है ये भी केसेस को डिसाइड करते हैं, डिसीजन देते हैं, जो डिस्प्यूट है पार्टीज के भी उसको खत्म करके अपने डिसीजन देते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये तो बात होगी सारी की इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे, मीनिंग हमें अभी तक इसका क्लियर नहीं हुआ है, पर आप ये इंट्रोडक्शन में बातें सारी लिखोगे। उसके बाद आप ये लिखोगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इन आर्टिकल्स को पढ़ के लगता है पता कि ये जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरह काम करते हैं, पर ये कोर्ट के समान नहीं होते, ये कोर्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट को तो इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है कोई केस डिसाइड करना हो। अगर सिविल कोर्ट है तो सिविल कोर्ट को CPC सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये किसी भी प्रकार के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो बाद में बताऊंगा आपको मैं, फिलहाल नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते। ये भी आप यहाँ लिख दोगे। आप ये भी लिख सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये किसी ना किसी स्टैच्यू के अंडर स्टैब्लिश होते हैं। स्टैच्यू मतलब रिटन लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है उसी के अंदर लिख देती है कि
गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकती है, इस इन मैटर से डील करने के लिए कोई भी ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये कहाँ इस्टेब्लिश होते हैं, किसी स्टैचू के अंडर उनको पावर मिलती है काम करने की, उनको पावर्स भी उसके अंडर मिलती है, उसके अंडर इस्टेब्लिश होती हैं। ये सारी बातें आप यहाँ पे लिखोगे इंट्रोडक्शन में। अगर मैं आपके सामने आर्टिकल 136 227 इनकी बात करूँ ना, मैं एक एग्जाम्पल लूँगा आर्टिकल 136 का। इसमें बोला गया है ये स्पेशल लीव पिटिशन से डील करता है। इसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन लगा सकता है, उसकी एप्लीकेशन दे सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल या कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो है स्पेशल लीव पिटिशन लगा सकता है। मतलब बोलने का कि जैसे कोर्ट डिसाइड करता है केसेस को, वैसे ट्रिब्यूनल भी डिसाइड करते हैं, उनके अगेंस्ट भी स्पेशल लीव पिटिशन लग सकती है। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट से डील करती है कि हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है, ये सुपरविजन करता है सभी कोर्ट्स का जो हाई कोर्ट से नीचे हैं। तो ट्रिब्यूनल का भी सुपरविजन करता है, ये वहाँ लिखा हुआ है 227 में। तो इनसे लगता है पता है कि ट्रिब्यूनल जो है वो कोर्ट के समान ही काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो कोर्ट के समान काम करने वाली बॉडी है। ये तो हो गया इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं और साथ में डेफिनेशन को समझ लेते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज अब हम इसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मीनिंग क्या है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, वो आप यहाँ लिखोगे फिर से कि द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर अंडर एनी लॉ। मतलब कहीं भी ये डिफाइन नहीं की गई है, इवन दो द टर्म हैज़ बीन यूज्ड अंडर आर्टिकल 136 227 323A 323B there are different articles where the term administrative tribunal has been used and tribunals has been used but it has not been defined anywhere। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे। हम क्या देखेंगे, इसका डिक्शनरी मीनिंग कि डिक्शनरी मीनिंग के अनुसार ट्रिब्यूनल क्या है। हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे कि डिक्शनरी मीनिंग क्या बोलता है ट्रिब्यूनल्स का। तो अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग की बात करूं तो क्या लिखा हुआ डिक्शनरी मीनिंग में कि ट्रिब्यूनल मीन्स ए सीट और बेंच। इट मीन्स ए सीट और बेंच। तो क्या बताया डिक्शनरी मीनिंग क्या बोल रहा है, डिक्शनरी कैसे डिफाइन करें ट्रिब्यूनल्स को कि ट्रिब्यूनल मीन्स ए सीट और ए बेंच अपॉन विच ए जज और जजेस सिट इन ए कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर हम इस टर्म को यूज करें ना, अगर हम इसको देखें ना, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग को देखें, डिक्शनरी डेफिनेशन को देखें, तो इससे लगता है पता कि ट्रिब्यूनल का मतलब है कोर्ट से। ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। इस डेफिनेशन से पढ़ के ये लग रहा है पता, देखो ए सीट और बेंच अपॉन विच ए जज और जजेस सिट इन ए कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस डेफिनेशन को अगर पढ़े हम लोग तो ये लगता है, ये देखने को मिलता है कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट सेम है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ट्रिब्यूनल अलग है, कोर्ट अलग है, बहुत फर्क है, दोनों में डिफरेंट चीज़ें हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम फिर इसका फाइनल मीनिंग निकाल के सामने लेकर आएंगे। तो अगर हम आप बात करें ट्रिब्यूनल के पहले केस की, वो है दुर्गा शंकर मेहता वर्सेस रघुराज सिंह। क्या नाम है केस का, दुर्गा शंकर मेहता वर्सेस रघुराज सिंह। तो इस केस में क्या बोला गया, साफ साफ बोला गया, द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट द टर्म ट्रिब्यूनल डज नॉट मीन द सेम थिंग एज ए कोर्ट, इट इंक्लूड्स विदिन इट्स एम्बिट का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि जो ट्रिब्यूनल है उसका मतलब कोर्ट से नहीं है। ट्रिब्यूनल इज नॉट इक्वल टू कोर्ट, व्हाट कोर्ट हैज वेरी वाइड मीनिंग, ट्रिब्यूनल इज कवर्ड विद इन इट्स एम्बिट। ट्रिब्यूनल जो है वो इसके क्षेत्राधिकार में आ जाता है, इसके अंडर आ जाता है, लेकिन कोर्ट अलग है, ट्रिब्यूनल अलग है। ट्रिब्यूनल को हम कोर्ट के समान नहीं देख सकते। द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट द टर्म ट्रिब्यूनल डज नॉट मीन द सेम थिंग एज ए कोर्ट, इट इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट ओनली, इसके एम्बिट में आता है। वैसे दूसरा केस लो हुआ भारत बैंक वर्सेज एम्प्लॉइज का, भारत बैंक वर्सेज एम्प्लॉइज, यहाँ लिख देता हूँ। जब ये केस हुआ तो इस केस में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हैड दैट ट्रिब्यूनल्स आर नॉट फुल फ्लेज कोर्ट। ये केस बड़ा लैंडमार्क केस है। इन दिस केस कोर्ट हैड दैट ट्रिब्यूनल्स आर नॉट ए फुल फ्लेज कोर्ट इवन दो दे एक्सरसाइज द क्वासी जुडिशियल फंक्शन, इट इज एन एडजुडिकेटरी बॉडी। तो क्या बोला दोनों केसेस में, इस केस में क्या बोला कि ट्रिब्यूनल्स आर नॉट फुल फ्लेज कोर्ट even though it exercises the quasi judicial functions, it is an adjudicatory body। या adjudicatory body तो है, केसेस को डिसाइड करने वाली बॉडी तो है, पर ये कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। तो है क्या एक्चुअल में ट्रिब्यूनल, है क्या? तो इन केसेस को पढ़ने के बाद, डिक्शनरी मीनिंग को देखने के बाद हम अब प्रॉपरली इसका मीनिंग डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रिब्यूनल का मीनिंग क्या है।
तो सिंपली अगर बात करें हम ट्रिब्यूनल की मीनिंग की, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, सिंपली क्या मीनिंग इसका, मैं वो यहाँ लिख के देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सिंपली इट मीन्स, सिंपली इट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मीन्स एन एडजुडिकेटरी बॉडी, बॉडी which is constituted under any statute or by any statute। तो क्या मतलब हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब है एक एडजुडिकेटरी बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो कि केसेस को डिसाइड करती है, लेकिन वो बॉडी जो है वो किसी स्टैच्यू के अंडर, स्टैट्यूटरी लॉ के अंडर, किसी लॉ के अंदर स्टैब्लिश की गई है। वो बॉडी किसी लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है या लॉ ने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। जैसे कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल क्या है, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर स्टैब्लिश हुआ है, मतलब है इनकम टैक्स एक्ट बना, स्टैच्यू का नाम है इनकम टैक्स एक्ट, और इसके अंडर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कर दिए गए, मतलब वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडजुडिकेटरी बॉडी है, वो कोर्ट नहीं है। वैसे ही लेबर लॉ बने हुए हैं तो लेबर कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, लेबर ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। वैसे ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, कितने एक्ट बने एनवायरमेंटल को लेकर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर कितने एक्ट बने हुए हैं। तो उन्हीं एक्ट, उन्हीं एनवायरमेंटल के केसेस को देखने के लिए, केसेस को डिसाइड करने के लिए क्या है, नेशनल ग्रीन्स ट्रिब्यूनल की स्टैब्लिश हुई है। जो क्या करता है ट्रिब्यूनल, वो केसेस को डिसाइड करता है, कौन से केसेस को, एनवायरमेंटल को लेके। मतलब जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो होते हैं एडजुडिकेटरी बॉडी है, तो वो किसी ना किसी स्टैच्यू के अंडर स्टैब्लिश होते हैं, स्टैच्यू के द्वारा स्टैब्लिश किए जाते हैं, और वो भी एडजुडिकेटरी फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं ट्रिब्यूनल। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो एनवायरमेंटल के मैटर से डील करेगा, जो लेबर ट्रिब्यूनल है वो लेबर के मैटर से डील करेगा, जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है वो इनकम टैक्स से डील करेगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करते हैं, ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक होता है जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन मतलब फुल फ्लेज कोर्ट जो है, जब वो फंक्शन जो अदा करते हैं उनको बोलते हैं जुडिशियल फंक्शन। लेकिन जो कोर्ट के सिवा अन्य अथॉरिटीज कोई फंक्शन अदा करती है, एडजुडिकेटरी फंक्शन मेनली, केसेस को डिसाइड करने वाले फंक्शन जो होते हैं उनको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल फंक्शन। अर्थात जब कोर्ट के सिवा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है वो जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करती है, तो हम बोलते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया मीनिंग। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। हाँ जी गाइज अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइज हमने मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी, उसमें आपको एक बात समझ आएगी होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट तो नहीं है, कोर्ट से डिफरेंट है। और इन्हीं बात को ध्यान रखते हुए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की? तो गाइस जैसे कि बात बैंक वर्सेस एम्प्लॉय के केस में क्या बोला कोर्ट ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, पीछे हमने केस डिस्कस किया, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये फुल फ्लेज कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट तो है नहीं, ये अलग है कोर्ट से, जो कि एडजुडिकेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको पावर दे रखी है। किसने पावर दी है उनको किसी स्टैच्यू ने पावर दी है। तो हम अगर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फीचर हो, नेचर हो, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। पहले तो हमें ये लगा पता कि इट हैज़ स्टैट्यूटरी ओरिजिन। हमने पीछे पढ़ा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये या तो स्टैच्यू के द्वारा स्टैब्लिश होते हैं, कोई स्टैच्यू इनको स्टैब्लिश करता है, या स्टैच्यू के अंडर पावर दी होती है गवर्नमेंट को कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करो। मतलब इट हैज़ ए स्टैट्यूटरी ओरिजिन, ये स्टैच्यू के अंडर स्टैब्लिश किए जाते हैं, स्टैच्यू के द्वारा स्टैब्लिश किए जाते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, उसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कर दिए। जैसे कि लेबर लॉ बने हैं, उन्होंने लेबर कोड स्टैब्लिश कर दिए, लेबर ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कर दिए बहुत सारे। वैसे ही इन्वायरमेंटल एक्ट बने, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बने हैं, उनके अंडर ही ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करने की पावर दी हुई है। और फिर वो ट्रिब्यूनल जो है वो एडजुडिकेटरी फंक्शन अदा करते हैं, मतलब जो जिस मैटर के लिए वो स्टैब्लिश किए गए हों ना, अगर वो इन्वायरमेंटल के मैटर के लिए स्टैब्लिश किए हैं तो वो इन्वायरमेंटल के केसेस को सुनेंगे और डिसाइड करेंगे। अगर टैक्स के मैटर के लिए डिसाइड किए गए हैं तो टैक्स के केसेस को सुनेंगे और डिसाइड करेंगे, तो इनका स्टैट्यूटरी ओरिजिन है। दूसरा जो इसका मेन इसेंशियल है या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर है वो है नॉट ए कोर्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस। ये भी आपको लग गया पता। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इनको स्ट्रिक्ट सेंस में कोर्ट नहीं बोला जा सकता, इनको कभी कोर्ट नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि जो पीछे हमने केस पढ़ा
भारत बैंक वर्सेस एम्प्लॉइज, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दे आर नॉट ए फुल फ्लैज कोर्ट। इन दिस केस आप यहाँ केस का नाम लिख सकते हो, भारत बैंक वर्सेस एम्प्लॉइज। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर नॉट ए कोर्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस, आर नॉट ए फुल फ्लैज कोर्ट। ये आप यहाँ लिख सकते हो कि इनको कोर्ट नहीं माना जा सकता। तीसरा की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए बाउंड है, उनको इसको फॉलो करना ही पड़ता है, वो इनको फॉलो करने से मना नहीं कर सकते। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, वो दो प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं। मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई है 25-30 मिनट की, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो देखें, सारा क्लियर हो जाएगा। वो मटेरियल आप यहाँ लिख सकते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए ट्रिब्यूनल जो है वो बाउंड होता है। चौथे पॉइंट की बात करूँ तो अभी बोलोगे नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इवन तो वो किसी स्टैच्यू के अंदर स्टैब्लिश होते हैं, इवन तो उन्हें गवर्नमेंट कई बार स्टैब्लिश करती है, पर दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने अनुसार काम करते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने उनको स्टैब्लिश किया है या किसी एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुए हैं तो गवर्नमेंट उनको दिवाएगी, अपने अनुसार काम करवाएगी, नहीं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आकर काम नहीं करते। अब अगर अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, वो है नॉट बाउंड बाई द CPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, नॉट बाउंड बाई द प्रोविजंस ऑफ CPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। हाँ जी गाइस, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं ये सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं होते, इनको जरूरी नहीं है कि सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करना है, इनको फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं होते, ना ही ये जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं। इनको फॉलो करना पड़ता है केवल और केवल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इनको फॉलो यही करना पड़ता है, ये उनको फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं होते, चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एविडेंस एक्ट मानना पड़ेगा या CPC के प्रोविजन को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ना वो इनको फॉलो करने लगे पड़े ना, तो जिस पर्पस के लिए ये ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किए गए हैं वो पर्पस पूरा ही नहीं हो पाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने का मेन पर्पस होता है कि जल्दी जल्दी केस का निपटारा हो, जल्दी जल्दी डिसीजन मिले, न्याय मिले। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इनको फॉलो करने लगे पड़े CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को, तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा हो जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी केसेस को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे वर्ष लगा देंगे, समय लगा देंगे, इसलिए इनका पर्पस ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ये इनको फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो मैंने यहाँ लिख दी है कि प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स रिगार्डेड एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, अर्थात कई केसेस में जो ट्रिब्यूनल्स की प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह ही मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ट्रिब्यूनल्स को सिविल कोर्ट की पावर दे रखी होती है, ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, और जैसे सिविल कोर्ट अपनी पावर को यूज़ करते हुए सम्मन भेज सकता है, विटनेसेस को बुला सकता है, एविडेंसेस को मंगवा सकता है, वैसे ही ये भी मंगवा सकते हैं ट्रिब्यूनल्स। तो इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, इसलिए इनके द्वारा चलाई प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है, मतलब प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स रिगार्डेड एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। गाइस जो हमने इससे पहले पॉइंट किया कि ट्रिब्यूनल्स आर बाउंड बाय द नॉट बाउंड बाय द CPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, तो हमें लग गया पता कि जो ट्रिब्यूनल है वो इंडियन एविडेंस एक्ट या CPC को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, वो फॉलो नहीं करते। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप वही पॉइंट लिखोगे कि दे आर बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक बात ये लिखोगे कि उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा आप वहाँ पे ये लिखोगे कि जो ट्रिब्यूनल हैं वो स्टैच्यू बनाए जिसके अंदर वो स्टैब्लिश हुए हैं, उस स्टैच्यू के अंदर प्रोसीजर दे रखा होता है कि कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर करना है, कैसे आप डिसीजन दोगे, कैसे जल्दी दोगे, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे। तो जो स्टैच्यू के अंदर प्रोसीजर दिया होता है उसी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर बाइंडिंग या आर बाउंड बाय द प्रोसीजर गिवन अंडर द स्टैच्यू अंडर विच दे आर इस्टेब्लिश्ड, उसको ये फॉलो करने के बाउंड होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, वहाँ लिख लेनी है आपने। अब सातवां पॉइंट जो है वो बात करता है ट्रिब्यूनल्स आर इंडिपेंडेंट, ट्रिब्यूनल जो है वो इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमने पीछे पढ़ा, या किसी के कंट्रोल में नहीं होते, खुद काम करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस से काम करते हैं, इनको कोई भी कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि ये इनके मेंबर्स हैं ना वो कोई गवर्नमेंट के प्लेजर पे काम नहीं करते, गवर्नमेंट चाहे तो उनको हटा दे, वो अपने जिस टर्म के लिए वो आए हैं वो टर्म पूरा करके वो अपने आप चले जाते हैं।
पर जब तक वो काम करते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। ये हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसका लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं उनके अंदर, ट्रिब्यूनल्स के अंदर, किसकी, कोर्ट की तरह। जैसे कोर्ट की विशेषताएं होती हैं वैसे ट्रिब्यूनल्स की विशेषताएं भी होती हैं, पर कोर्ट की तरह सारी की सारी विशेषताएं ट्रिब्यूनल के पास नहीं होती। मतलब कुछ विशेषताएं जो कोर्ट की हैं, कुछ जो कार्य कोर्ट करता है वो ट्रिब्यूनल भी करता है। ट्रिब्यूनल्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोर्ट बट नॉट ऑल। कोर्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी ट्रिब्यूनल्स के पास नहीं होती, पर कुछ होती हैं। जैसे कि कोर्ट भी केस को डिसाइड करते हैं, ट्रिब्यूनल्स भी केस को डिसाइड करते हैं। कोर्ट भी एडजुडिकेटरी बॉडी है, ट्रिब्यूनल भी एडजुडिकेटरी बॉडी है। कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट भी अपील हो सकती है, ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट भी अपील हो सकती है। तो मतलब कुछ सिमिलैरिटीज हैं, पर सारी की सारी जो हैं वो कोर्ट की विशेषताएं को ये अपने साथ नहीं रखता। कोर्ट अलग है, ये अलग है, इनमें बहुत डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे कैसे वो अलग हैं। तो अगली वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में क्या सेम बातें हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।